यस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। लेट अस स्टार्ट। देखिए, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ये लिखा था कि एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे लिखते हैं अपन इन टर्म्स ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम वर्टेक्स। परपेंडिकुलर फ्रॉम वर्टेक्स अगर अपन ने लिख लिया तो एरिया परपेंडिकुलर फ्रॉम वर्टेक्स लिख दिया तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे लिखेंगे। ओके, अब अगर अपने पास इक्विलेटरल ट्रायंगल हो तो उसका एरिया कैसे लिखते हैं इन टर्म्स ऑफ मीडियन। ठीक है, देखिए एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इन टर्म्स ऑफ मीडियन। जैसे कि अपने पास ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना, अब इसका एरिया आपको मीडियन के टर्म्स में लिखना है। तो मीडियन क्या होता है, कोई भी एक वर्टेक्स से आप क्या करो, सामने वाली साइड पे मिड पॉइंट हिट कर दो, ये मीडियन हो गया। ठीक है, अगर इसका नाम है ए बी सी, इसको एम बोल दो, तो एम जो है वो क्या है, मीडियन। अच्छा, एम मीडियन होने के साथ साथ इट इज ऑल्सो एन इक्विलेटरल, नो नो नो, क्या बोल रहे हो, इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो ही मीडियन होता है वो परपेंडिकुलर होता है, वही एंगल बाइसेक्टर का भी काम करता है। मीडियन सारे काम करता है ना, और मीडियन क्या होता है, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी होता है, हाइट भी होता है, तो इट इज़ एवरीथिंग। मीडियन है वो, ऑल्टीट्यूड भी है वही है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी वही है, और एंगल बाइसेक्टर भी वही है। ठीक है, मान लो इसकी लेंथ जो है वो एच है, क्योंकि ये हाइट का भी काम कर रहा है ना, और ये मीडियन है तो परपेंडिकुलर भी है, तो इसको अपन परपेंडिकुलर मान लेते हैं। अब आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है इन टर्म्स ऑफ एच। ठीक है, so you have to find area of triangle in terms of median, that is h। h के टर्म्स में निकालना है आपको। कैसे निकालेंगे, ये 60 डिग्री है। हाँ जी, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, पहली बात तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया जो होता है दैट इज √3/4 a² √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। अभी अपने को ये साइड का लेंथ पता है क्या, नहीं पता है, निकाल सकते हैं वैसे। कैसे निकालेंगे, ये वाला लेंथ कैसे निकालेंगे, सोच कर देखो, ये एच है ना, ये एच है, तो एक काम करते हैं कि यहाँ पे अपन ट्रिग्नोमेट्री लगाते हैं, है ना। मैं क्या लिखता हूँ यहाँ पे, साइन थीटा। साइन थीटा क्या हो जाएगा, एच अपॉन ए। इस लेंथ को मैं थोड़ी देर के लिए ए बोल देता हूँ। ठीक है, एच बाय ए होता है साइन थीटा, तो एच कितना हो जाएगा, ए साइन थीटा, है ना। नहीं, ए कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा एच अपॉन साइन थीटा। एच अपॉन साइन थीटा दैट इज एच कोसेक थीटा। ठीक है, तो अपन ए की जगह क्या लिख देंगे, एच कोसेक थीटा लिख देंगे यहाँ पे, तो अपने पास ऐसा आ जाएगा आंसर। अब ये जो थीटा है वो कितना, 60 डिग्री है, तो व्हाट वी कैन से एच कोसेक 60। ठीक है, और कोसेक 60 कितना होता है, √3/2 का उल्टा, दैट इज 2/√3, 2h/√3 लिख दिया यहाँ पे मैं। बहुत ईजी बात चल रही है अभी, है ना, 2h/√3। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ए की जगह लिख देंगे 2h/√3।
रूट 3 का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा √3/4 इंटू 2h की जगह आ जाएगा 4h² अपॉन √3 का स्क्वायर आ जाएगा √3 इंटू √3। 4 से 4 कट गया, √3 से √3 कट गया, तो आपके पास एरिया जो आ रहा है दैट इज h² / √3। ठीक है, तो अगर आपको हाइट पता है, तो एरिया आप डायरेक्टली लिख देना, इक्विलेटरल ट्राइंगल के एरिया आप डायरेक्टली लिख देना कि हाइट स्क्वायर अपॉन √3 होता है। ठीक है, अगर आपको इक्विलेटरल ट्राइंगल का हाइट या फिर मीडियन या फिर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर कुछ भी पता है, सारी एक ही चीज़ होती है, तो है ना, एरिया आप डायरेक्टली लिख देना कि हाइट स्क्वायर अपॉन √3। अगर आपको याद रहता है, तो नहीं याद रहता है तो बार बार ड्राइव करो उसको। ठीक है, लिखिए आगे, फाइन द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल triangle whose one vertex is 7,0 and a side lies along the line y is equal to x। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल हुज वन वर्टेक्स इज 7,0। देखिए एक वर्टेक्स जो है वो 7,0 है, तो 7,0 यहाँ कहीं होता है, और आपको बोल रहा है कि एक साइड जो है y इक्वल टू एक्स है। y इक्वल टू एक्स लाइन हम सब जानते हैं कि कौन सी होती है, ये वाली लाइन होती है y इक्वल टू एक्स, सबको पता है ना, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, कोई भूलना मत इसको, ये होती है y इक्वल टू एक्स। तो एक ट्राइंगल है जिसका एक वर्टेक्स ये है और वन ऑफ द साइड इज दिस। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये वाले वर्टेक्स से बेसिकली अगर ट्राइंगल बनता, इक्विलेटरल ट्राइंगल है ना, तो ट्राइंगल अगर बनता तो ऐसे बनता, ट्राइंगल अगर बनता तो कुछ ऐसे बनता। ठीक है, लेकिन अपने को उससे कोई मतलब नहीं, हमें बस ये देखना है कि ये वाली जो साइड है, यहाँ से अगर अपन परपेंडिकुलर ड्रॉप करते तो उस परपेंडिकुलर का लेंथ कितना आता, वो उसको अपन हाइट बोल देते हैं। ठीक है, भले ही ट्राइंगल ऐसे बनता, मेरे को कोई मतलब नहीं है उससे, लेकिन ट्राइंगल की हाइट पता चल गई, और क्योंकि ट्राइंगल इक्विलेटरल है तो इसका एरिया निकालना अभी अभी अपन ने सीखा था, हाइट स्क्वायर अपॉन √3, तो उसका अपन फ़ायदा उठा लेंगे। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस निकाल लेते हैं, पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस निकालते आते हैं, आता है ना। अच्छा, लाइन की इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू एक्स, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ x माइनस वाई इक्वल टू 0, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों ऐसा लिख रहा है, ताकि हम इसको ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्मेट में ले आए। ये 7,0 से इस लाइन पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालते हैं, तो काम करो आप, पॉइंट को रख दो लाइन पे, 7,0 अपॉन √ऑफ 1² प्लस 1² दैट इज 2, ये आ गया d, b मतलब h, सॉरी, h आ जाएगा अपने पास 7/√2। ठीक है, और एरिया कितना हो जाएगा, h² अपॉन √3, तो 49/2 √3, 49/2 √3 आ जाएगा ना, क्योंकि एच स्क्वायर क्या हो जाएगा 49/2, एच स्क्वायर हो जाएगा 49/2, अपॉन √3 करेंगे तो 49/2 √3 स्क्वायर यूनिट्स।
two mutually perpendicular lines are drawn passing through point A comma B and encloses an isosceles triangle together with the line x cos alpha plus y sin alpha is equal to P. Find area of the triangle. Find area of the triangle. अच्छा, ये लाइन की इक्वेशन किस फॉर्म में है, कोई मुझे बताएगा? एक्स साइन अल्फा एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा, ये सुनी सुनी इक्वेशन है, सुना है क्या आप लोगों ने पहले? टाइप 5 याद आ रहा है क्या होती थी? a plus y upon b equals to 1. नहीं, वो तो स्लोप इंटरसेप्ट होती थी ना। ये ऐसी होती थी कि अगर आपको ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस दे रखा है लाइन का, ये वाला, और वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस p है, क्या है? p है। अगर वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस p है तो, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है इसका पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल अल्फा बन रहा है, तो लाइन की इक्वेशन अपन ऐसे लिखते थे, एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी। याद आ गया सबको? टाइप 5 एकदम मैं आपको बता रहा था, पढ़ते समय बता रहा था कि टाइप 5 क्या होती है। एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी। इज इट ओके? है ना? तो ये लाइन की इक्वेशन इस फॉर्म में दी हुई है। तो आप एरिया कैसे निकालेंगे? निकालिए एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालिए। तो ये बोला गया अपने को, टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस आर ड्रॉन थ्रू द पॉइंट ए कॉमा बी एंड एनक्लोजेस एन आइसोसेलेस ट्रायंगल टुगेदर विद द लाइन दिस। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। यहाँ पर ना आपको क्वेश्चन दिया हुआ है जो, वो ऐसा नहीं दिया हुआ है कि यहाँ पे ओरिजिन है। क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल बना के दिया हुआ है, लेकिन मैं उसको आसान करने की कोशिश करता हूँ। देखिए, दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन, अब ध्यान से देखना है ना। ये तो मैं आपको रिवाइज करा रहा था, ये टाइप 5 होता है, दिस इज टाइप 5, ओके। लेकिन टाइप 5 में होता क्या है कि ओरिजिन हुआ करता था। यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है कि दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन है, एक एक्स एक्सिस है, एक वाई एक्सिस है। ऐसा नॉर्मली हम लेते थे, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। दो लाइन्स है, दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइक दिस, ठीक है। बस आपको बोला ही नहीं है कि वो एक्स एक्सिस है वाई एक्सिस है, ठीक है। बट एक्स एक्सिस वाई एक्सिस भी म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती है, तो वैसा अपने को फीलिंग आएगा बस। तो टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस आर पासिंग थ्रू द पॉइंट ए कॉमा बी। ये दोनों लाइंस जो है वो ए कॉमा बी से पास कर रहे हैं और एनक्लोजेस एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। क्या एनक्लोज कर रहा है? आइसोसेलेस ट्राइंगल टुगेदर विद द लाइन, टुगेदर विद द लाइन एक्स कॉस अल्फा, मतलब ये वाली लाइन के साथ मिलकर, ये वाली लाइन क्या है? एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी। इसके साथ मिलकर ये क्या कर रहा है? एक आइसोसेलेस ट्राइंगल एंक्लोज कर रहा है। तो मतलब ये जो ट्राइंगल मेरे पास बना है, कौन सा ट्राइंगल? ए बी और सी, ये आइसोसेलेस है। ये ए कॉमा बी इट इज़ नॉट एन ओरिजिन, ये ओरिजिन नहीं है, बट ये ट्राइंगल आइसोसेलेस है। मतलब क्या हो गया कि आइसोसेलेस है और राइट है ना, क्योंकि देखो ये 90 डिग्री दिख रहा है सबको,
90 डिग्री है तो 90 डिग्री के सामने वाला क्या होगा, हाइपोटेनस होगा, ये हाइपोटेनस है, राइट। और अगर ये 90 डिग्री हाइपोटेनस है तो डेफिनेटली ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर रहेंगे, क्योंकि हाइपोटेनस तो सबसे बड़ा साइड होता है, वो तो सबसे बड़ा ही होगा, तो रिमेनिंग 2 आपस में बराबर होंगे। इज दैट ओके? तो ये हो गया हाइपोटेनस। अच्छा, अब आपको बोला गया है, ये तो टाइप 5 का मैंने आपको बताया था कि अगर ओरिजिन होता है तो ये डिस्टेंस p होता है, ठीक है। तो इसको मैं मिटा रहा हूँ अभी ना, इसका कोई काम नहीं है, चलो मिटा भी क्या देना। अब है ना, आपको क्या करना है कि इस आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया निकालना है। कैसे निकालोगे एरिया, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में सिखाया था निकालना। देखो कैसे निकालते एरिया, कोई भी राइट आइसोसेलेस का एरिया निकालना होता है आपको अगर, तो वो जो राइट आइसोसेलेस होता है उसको बनाओ, ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर है। एक सरकम सर्कल अगर आप बनाओगे तो सरकम सर्कल जो बनता है वो क्या, अपन सर्कल क्यों बनाते हैं यहाँ पे, अपने को तो एरिया ट्रायंगल का निकालना है, फिर सर्कल काहे बना रहे अपन, सर्कल इसलिए बना रहे हैं क्योंकि क्योंकि सर्कल बनाने से अपने को आइडिया लग जाता है कि ये 90 डिग्री है तो डेफिनेटली इट इज़ अ सेमी सर्कल, एंड इफ इट इज़ अ सेमी सर्कल देन डेफिनेटली दिस इज़ द डायमीटर। और अगर ये डायमीटर है, अगर ये डायमीटर है तो फिर इस डायमीटर का जो मिड पॉइंट होगा, है ना, उसको अगर अपन इस वर्टेक्स से ज्वाइन करते हैं तो पहली बात तो ये तो रेडियस होगा ही होगा, और ये मिड पॉइंट जो होगा वो सेंटर ऑफ सर्कल होगा, ये सेंटर ऑफ सर्कल होगा, तो ये भी रेडियस होगा और ये भी रेडियस होगा, ठीक है। तो ये भी रेडियस, ये भी रेडियस और ये भी रेडियस, तो आपका एरिया क्या हो जाया करता था, हाफ इंटू बेस, बेस कितना है 2r, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, आर स्क्वायर, ठीक है। ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था, याद है। तो यहाँ पर भी अपन वैसे ही देखेंगे कि इस ट्राइंगल का एरिया क्या हो जाता है। बेसिकली ये रेडियस क्या होता था, देखो व्हाट वाज दिस रेडियस, रेडियस क्या था, ये वाले पॉइंट का, ये वाले पॉइंट का सामने वाली लाइन से हाइपोटेनस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब ध्यान से देखो इधर, कहाँ ध्यान है, ये सामने वाला जो पॉइंट है ना इसका, इस हाइपोटेनस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। तो ये पॉइंट का इस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालते थे, आर हो जाएगा वो, उस आर का अपन स्क्वायर कर देंगे तो एरिया आ जाएगा। याद आ रहा है, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं, मैंने बोला कि ये ए कॉमा बी जो है इसका सामने वाली ब्लैक वाली लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस में निकाल देता हूँ, ठीक है। तो इसका मैंने परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाला, और ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है आर, बस इसी का स्क्वायर कर देंगे तो एरिया आ जाएगा। तो एरिया विल बी आर स्क्वायर, बस आ रही बात समझ में। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो कैसे निकालेंगे अपन, बस पॉइंट का, अरे ये पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस निकालते तो आता ही है ना, पॉइंट को लाइन पे रख दो, तो ए कॉमा बी को लाइन पे रखा तो एक्स की जगह ए रखा, ए कॉस अल्फा, प्लस वाई की जगह बी रखा, बी साइन अल्फा, माइनस पी, ठीक है। ये पी इज इक्वल टू पी को माइनस पी बना दिया ना, माइनस पी अपॉन, अच्छा अब देखो x का कोएफिशिएंट क्या है cos अल्फा, और y का कोएफिशिएंट क्या है sin अल्फा, यही तो होता है फॉर्मूला, x के कोएफिशिएंट का स्क्वायर मतलब cos स्क्वायर अल्फा, प्लस y के कोएफिशिएंट का स्क्वायर sin स्क्वायर अल्फा। डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन का फॉर्मूला यही हुआ करता था, याद है ना, नीचे क्या होता था अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये a क्या था x का कोएफिशिएंट, b क्या था y का कोएफिशिएंट, हाँ ऐसे लिखेंगे अपन इसको, ठीक है। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ r, और वैल्यू ऑफ r कैसे आ जाएगी, ये नीचे तो 1 आ जाएगा क्योंकि cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा 1 होता है, ऊपर रह जाएगा क्या, ए कॉस अल्फा प्लस बी साइन अल्फा, माइनस पी, ये हो जाएगा आर का वैल्यू। और इस आर का अगर अपन ने स्क्वायर कर दिया तो एरिया आ जाएगा, तो एरिया विल बी आर स्क्वायर, दैट इज ए कॉस अल्फा प्लस बी साइन अल्फा माइनस पी
का होल स्क्वायर, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, the three lines x plus 2y plus 3 is equal to 0. X plus 2y minus 7 equals to 0. And 2x minus y minus 4 equals to 0 form the three sides of a square. Find the equation of fourth side. कितने लोगों ने DPP3 कंप्लीट कर ली है, बताइए मुझे। कोमल, यशस्वी, आयुष, सार्थक। सार्थक, आपकी तबीयत कैसी है अभी? अभी कैसा फील कर रहे हो? बेटर? 4 लोगों ने किया, बाकी लोगों ने नहीं किया ना। कल DPP3 चेक होगी, डिस्कस होगी, है ना, लाइव एकदम कैमरे पे चेक होने वाली है आपके सामने। तो जिसने DPP3 किया है उनको काफ़ी आसान लगेगा। 2 तक किया है अगर आपने तो भी काफ़ी आसान लगेगा। अच्छा, एक बात बताओ मुझे, आर्यन, क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है? यस सर। हाँ, सो गए थे क्या? नहीं। बताओ मेरे को, ये वाली जो लाइन है इसकी इसका स्लोप क्या है? -1/2। और ये वाली लाइन का स्लोप क्या है? -1/2। तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन का स्लोप सेम है, इसका मतलब क्या हुआ? ये पैरेलल है। दोनों पैरेलल है। अच्छा, आपको बोला भी गया है कि 3 लाइन जो है ये स्क्वायर फॉर्म कर रहे हैं, तो स्क्वायर की 2 साइड तो पैरेलल होती है ना, तो ये वाली साइड और ये वाली साइड पैरेलल है, ऐसा अपने को क्वेश्चन देख कर ही समझ जाना है। तो ये स्क्वायर बना देता हूँ मैं ऐसे करके, दिस इज अ स्क्वायर, और इस स्क्वायर में एक साइड ये सामने वाली x प्लस 2y प्लस 3 इक्वल्स टू 0 है, और सामने वाली साइड ये x प्लस 2y माइनस 7 इक्वल्स टू 0 है। क्योंकि ये और ये वाली साइड पैरेलल है, इसलिए मैंने इनको आमने सामने रखा है ना, बिकॉज दे आर पैरेलल। ये वाली साइड जो है दिस इज 2x माइनस, हाँ कोमल बोलिए। सॉरी सर, वो गलती से हो गया था। ओके, ये वाली साइड है 2x माइनस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो आपको क्या करना है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द फोर्थ साइड। आपको ये वाली साइड की इक्वेशन निकालनी है। अच्छा कोमल, चलो गलती से हो गया था, अब मेरे को गलती से बताओ कि ये वाली लाइन की इक्वेशन अगर 2x माइनस वाई प्लस 4 है तो इसका स्लोप कितना हुआ? 2 2। तो ये वाली लाइन का स्लोप कितना होगा? -1/2। नहीं नहीं, ये वाली लाइन का स्लोप अगर 2 है तो ये इसके पैरेलल ही है ना। हाँ 2 होगा, सॉरी। 2 होगा। ठीक है, तो अच्छा, तो मतलब इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है अपने को, और जिस लाइन की इक्वेशन हमें निकालनी है
उसमें 2x माइनस वाई तो होगा ही होगा, सोचो ना यार, क्योंकि ये और ये पैरेलल है तो 2x माइनस वाई तो कॉमन होगा ही होगा, बस एक कांस्टेंट का फर्क होगा, तो उसको मैं लैम्डा कह देता हूँ। सारी बात समझ में, तो टेक्निकली आई हैव टू फाइंड दिस लैम्डा। इज दैट ओके? ओके, बताइए कैसे निकालेंगे लैम्डा। मैं तो नहीं करूँगा, आपको दिमाग लगाना है, लॉजिक 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 आपको ही सोचना है, मैं यहाँ पे बस कैलकुलेशन करूँगा। कैसे निकालेंगे लैम्डा बताइए। हम्म, जल्दी से पेजेस पलटो और देखो कि दो पैरेलल लाइंस के बीच में डिस्टेंस क्या होता था। फॉर्मूला याद तो होगा, नहीं याद हो तो मेरे को बता दो, दो पैरेलल लाइन के बीच में डिस्टेंस क्या होता था। हाँ भाई आयुष, आपको मेरी आवाज़ आ रही? यस सर। हाँ, आप आज 20 मिनट लेट आए थे, कोई खास वजह? सर नेट प्रॉब्लम थी, लाइट गई थी हम्म, और डेटा नहीं है ना, मतलब। ओके, हम्म, अच्छा, पक्का और कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? नहीं सर। ठीक है, बताओ मुझे क्या करना चाहिए इसमें, इस क्वेश्चन में दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस क्या होता है? मॉड C1 माइनस C2 अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। इसमें अप्लाई करो, ये दोनों जो ब्लू वाली लाइंस लिखी मैंने, इनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा? बताओ ना, तुमने जो फॉर्मूला बताया उसी को अप्लाई करना है। व्हाट विल बी दिस डिस्टेंस, इसको मैं डी कह देता हूँ। अच्छा देखो, ये जो डिस्टेंस होगा वही डिस्टेंस ये भी होगा ना, मेरे को बस फॉर्मूला अप्लाई करके बोल दो कि सर ये माइनस ए अपॉन ये, ऐसा कर दो बस। 10/√5 D। चलो मैं ये पूछना चाह रहा था कि आप ऐसे बोले कि 3 - -7 ऐसा करके, बाकी तो कैलकुलेशन तो मैं कर ही दूंगा, लॉजिक आपको बताना है। देखो करना क्या है, ये जो डिस्टेंस होगा वही ये वाला डिस्टेंस होगा, तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये डिस्टेंस निकाल लेते हैं और ये डिस्टेंस भी वही इक्वेट कर दें, खत्म। दो साइड, अरे यार स्क्वायर का साइड बराबर होता है ना, ये वाली साइड और ये वाली साइड, तो जो ये डिस्टेंस है वही ये डिस्टेंस है, तो बेसिकली ये वाला ये वाला डिस्टेंस मैं निकालना चाह रहा हूँ, कौन सा वाला, ये सामने वाली दो साइड्स के बीच का डिस्टेंस, तो वही डिस्टेंस यही होगा। ओके, तो देखो ये डिस्टेंस मैं निकाल लेता हूँ सबसे पहले, 3 - -7 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1² + 2², ठीक है, तो डिस्टेंस आ जाएगा आपके पास 10/√5, ठीक है, प्लस ही आ रहा है तो मॉड प्लस खुल जाएगा, आप चाहो तो इसको ऐसे ही रहने दो। चलो अब ये वाला जो डिस्टेंस, ग्रीन वाली लाइन और रेड वाली लाइन के बीच में जो डिस्टेंस होगा ये भी डी होना चाहिए, है ना, तो ये हो जाएगा d = लैम्डा -(4)/√5, लैम्डा -(4)/√5 हो जाएगा ना ये डिस्टेंस। हाँ, और मॉड कौन लगाएगा, मॉड भी लगाना पड़ेगा, ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस सेम है तो इक्वेट कर दो, तो दिस शुड बी इक्वेटेड टू 10/√5। अच्छा, यहाँ वाला मॉड क्यों खोल दिया मैंने, क्योंकि मॉड के अंदर वाला नंबर जो था वो निश्चित रूप से पॉजिटिव है, दिखा हुआ है ना, दिख रहा है ना अपने को, लिखा हुआ है वहाँ पे। तो डी का वैल्यू क्या आ जाएगा आपके पास, सॉरी डी छोड़ो, यहाँ से λ+4/√5 इज इक्वल टू, ये मॉड हटेगा तो प्लस माइनस बटेगा, प्लस माइनस बांट दिया, प्लस माइनस टेक्निकली यहाँ पे बटता लेकिन वो मैंने RHS में पहुँचा दिया, ठीक है, ये √5 और √5 को काट दो, तो लैम्डा का वैल्यू क्या आ रहा है, +-10, और ये +4 उधर जाके -4 हो जाएगा, -4, तो लैम्डा के दो वैल्यू आ रहे हैं,
10 माइनस 4 दैट इज 6 और -10 माइनस 4 दैट इज 14। कोई बच्चा इस क्लास में जो मेरे को समझा सकता है कि लैम्डा के 2 आंसर क्यों आ रहे हैं? पहले लिखो इतना। देखिए लैम्डा के 2 वैल्यू क्यों आ रहे हैं? सामने देखो, हर कोई सामने देखेगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। ये लाइन गिवन है आपको, ये लाइन गिवन है आपको, दोनों पैरेलल है, ठीक है। फिर बोला गया है कि एक और लाइन है जो कि ऐसी है ना, 3 लाइन। अब आपको बोल रहा है कि बताइए चौथी लाइन, फोर्थ लाइन क्या हो कि ये स्क्वायर बन जाए, ऐसा पूछ रहा है। तो फोर्थ लाइन स्क्वायर बनाने के लिए कुछ ऐसे आपको इक्वल डिस्टेंस पे कुछ चूज़ करना पड़ेगा, जो कि समझ रहे हो, जो ये वाला डिस्टेंस है वही ये वाला डिस्टेंस हो, इस कदर आपको एक रेड लाइन चूज़ करना पड़ेगा। लेकिन ये जो फोर्थ लाइन है मैं 2 बार चूज़ कर सकता हूँ। एक तो ये लेफ्ट साइड, सेम डिस्टेंस पर लेफ्ट साइड, और सेम डिस्टेंस पर राइट साइड भी चूज़ कर लूँगा, तो भी मेरे पास यहाँ पे भी स्क्वायर बन जाएगा। और यहाँ पे चूज़ करता हूँ तो यहाँ पे भी स्क्वायर बन जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब समझ रहे हो आप कि ये जो लाइन मेरे को निकालनी थी, 2 लाइन ऐसी बन सकती है जिससे स्क्वायर बने, इसलिए 2 वैल्यू ऑफ लैम्डा आ रहे हैं। आ रही बात समझ में आपको? 2 वैल्यूज ऑफ लैम्डा बिकॉज 2 स्क्वायर्स आर पॉसिबल टू बी फॉर्म्ड हियर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ तक आप लिखिए, एक और क्वेश्चन देता हूँ मैं, फिर अटेंडेंस होगा। पहले अब मैं आपको इन्फॉर्म कर देता हूँ अटेंडेंस से पहले। नॉर्मली ऐसा करते नहीं टीचर्स, क्योंकि मुझे पता है कि कुछ बच्चे नहीं बोलेंगे तो फिर मेरा दिमाग ख़राब होगा। फाइंड एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल formed by the line formed by the line 3x minus 4y plus 1 is equal to 0, 3x minus 4y plus 2 equals to 0, and x minus 2y plus 3 equals to 0, comma x minus 2y plus 7 equals to 0। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। देखो क्वाड्रिलेटरल क्या है, ये क्वाड्रिलेटरल क्या है, दूर से समझ में आ रहा है ना अपने को? आर्यन बताओ मेरे को कि ये लाइन और ये लाइन क्या है, दोनों पैरेलल है? हाँ सर, पैरेलल है, क्यों? क्योंकि उनका स्लोप सेम है। तो फिर तो ये और ये भी पैरेलल है। हाँ ओ, तो ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें 2 साइड पैरेलल आ रही है ना, तो क्या हो सकता है वो? क्या हो सकता है? पैरेललोग्राम हो सकता है, क्योंकि ऐसा होता है ना, 2 साइड पैरेलल। जरूरी नहीं रेक्टेंगल हो, क्योंकि अपने को नहीं पता कि इनके बीच में एंगल क्या है। ऐसा हो सकता है पैरेललोग्राम हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है कि रेक्टेंगल हो सकता है स्क्वायर हो, वी कैन नॉट से, बट अपोजिट साइड्स पैरेलल है। अच्छा यशस्वी, मुझे बताओ कि अगर मेरे को चेक करना है कि ये पैरेललोग्राम है या रेक्टेंगल है, तो क्या करना चाहिए, मुझे बताइए। ये 2 पैरेलल है और बाकी ये दोनों साइड्स, हाँ बताओ। परपेंडिकुलर होने चाहिए 2 साइड्स। हाँ, परपेंडिकुलर होना चाहिए। मतलब ये जो 2 पैरेलल साइड्स है, इनकी इक्वेशन तो मुझे पता है, 3x माइनस 4y प्लस 1 और 3x माइनस 4y प्लस 2, और ये वाली साइड और ये वाली साइड जो है ना, परपेंडिकुलर होना चाहिए, तब जाके रेक्टेंगल बनेगा। तो ये वाली साइड का इक्वेशन x माइनस 2y लेटर से प्लस 7 दिया है, और इसका x, ये वाली और ये वाली साइड है ना ये, अरे यार 2 पैरेलल ये, बाकी 2 पैरेलल ये, x माइनस 2y प्लस 3। तो इसका स्लोप और इसका स्लोप एक दूसरे का नेगेटिव इन्वर्स है अगर, तो रेक्टेंगल है, और नेगेटिव इन्वर्स नहीं है तो फिर ये पैरेललोग्राम है।
तो इसका स्लोप तो मैं देख कर बता सकता हूँ 3/4, और इसका स्लोप भी मैं देख कर ही बता दूंगा कितना 1/2। दे आर नॉट नेगेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर, तो मतलब इट इज़ नॉट अ रेक्टेंगल, मस्ट बी अ पैरेललोग्राम, सिंपल पैरेललोग्राम होगा ये, समथिंग लाइक दिस। ठीक है। अच्छा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कैसे निकालते हैं? एनी स्टूडेंट इन दिस क्लास, एनी स्टूडेंट फॉर्मूला मेरे को बता सकता है? सिंपल सा फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया क्लास में। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम याद आ रहा है? देख लो पेजेस पलट के, C1 माइनस C2 इंटू D1 माइनस D2 अपॉन क्या होता था? अंडर रूट A² प्लस B²। हाँ जी, अब तो M1 माइनस M2 रहेगा ना नीचे। एरिया ऑफ, हाँ थैंक्स यार थैंक्स, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम में M1 माइनस M2 होता है। ठीक है, तो देख लो मैं आपको बता देता हूँ, मैंने यहाँ पे आपको पढ़ाया था ना लास्ट लेक्चर में हमने ये पढ़ा था, एरिया होता था ये, है ना। इसमें लाइन की इक्वेशन किस फॉर्म में होती थी? इक्वेशन ऑफ लाइन जो होती थी, यहाँ पे लिख लेना, इक्वेशन ऑफ लाइन जो होती है y इक्वल टू mx प्लस सी फॉर्म में होती है। ठीक है, line should be in y is equal to mx plus c form। ठीक है, line should be in y is equal to mx plus c form। करो सॉल्व, टाइम दे रहा हूँ। ठीक है, ये वाली लाइन को y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी फॉर्म में लिखो, है ना, या फिर दोनों का m और c निकाल लो। c क्या होता है? y इंटरसेप्ट होता है ना। चलो मैं लिख ही देता हूँ, तो इसको y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी फॉर्म में लिखेंगे अगर, तो कैसे लिखेंगे? 3x माइनस 4y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, मतलब 4y 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 4y, तो 4 से डिवाइड कर देंगे तो y इज इक्वल टू 3/4x प्लस 1/4, तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू 3/4x प्लस 1/4, और ये कितना आ जाएगा? y इज इक्वल टू 3/4x, तो यहाँ पे भी होगा प्लस, इसको अगर अपन ऐसे लिखेंगे तो 2/4 होगा ना, हाफ। 2/4 लिख रहा हूँ जानबूझ के, ताकि वो 1/4 2/4 काट सकूँ। ये हो जाएगा y इज इक्वल टू हाफ एक्स प्लस 7/2, और ये हो जाएगा y इज इक्वल टू हाफ एक्स प्लस 3/2। ठीक है, तो c का वैल्यू क्या हो गया? c1 का वैल्यू हो गया 1/4 और c2 का वैल्यू हो गया 2/4, तो 2/4 माइनस 1/4 इंटू d1 माइनस d2, d1 माइनस d2 क्या हो जाएगा? 3/2 माइनस 7/2 माइनस 3/2 है ना, 7/2 माइनस 3/2 अपॉन m1 माइनस m2। m1 कितना है? 3/4, पहला स्लोप 3/4 और दूसरा स्लोप कितना है? 1/2, तो 3/4 माइनस 1/2, और इसका मॉड ले लेना। ठीक है, अगर नेगेटिव आ जाता है तो उसको पॉजिटिव बना लेना, तो 2/4 माइनस 1/4 इज 1/4।
7 माइनस 3 कितना होता है 4, 4/2 कितना होता है 2, और नीचे कितना 3/4 माइनस 1/2, तो ये कितना हो जाएगा 1/4। ठीक है, मॉड 1/4 1/4 कट गया तो मॉड 2, 2 आ रहा है आंसर। चेक कीजिए, आंसर इज 2। लिखा आपने? ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए, टू फाइंड टेंजेंट ऑफ इंटीरियर एंगल tangent of interior angles of a triangle, tangent of interior angle of a triangle। ओके, देखिए मैं क्या करता हूँ कि एक ट्राइंगल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ ना, ध्यान से देखना पड़ेगा आपको ये पूरी चीज़। तो मैंने एक ट्राइंगल बनाया, ये एक साइड है, ये दूसरी साइड है, और ये तीसरी साइड है। तो ट्राइंगल कहाँ पर बना? ट्राइंगल बना ये वाला। दिस इज द ट्राइंगल फॉर्म, दिख रहा है आपको? दिस इज द ट्राइंगल फॉर्म, है ना? 3 साइड से एक ट्राइंगल बनता है। अच्छा, ये जो ट्राइंगल बन रहा है मेरे पास, इसके अंदर वाले जो एंगल्स हैं ना, ये और ये निकालना है मुझे। आई बात समझ में आपको? तो इंटीरियर एंगल्स आपको निकालना है। इज दैट ओके? तो आपका टारगेट समझ में आ गया होगा आपको करना क्या है। तो अगर मैं इसको एंगल ए बोलता हूँ, इसको बी बोलता हूँ एंड सी बोलता हूँ, तो व्हाट वी हैव टू फाइंड? वी हैव टू फाइंड एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी। ये अपने को फाइंड करना है। दैट इज इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल। ठीक है, फाइंड कैसे करेंगे? अच्छा, ये जो 3 लाइन मैंने आपके सामने बनाई है, इन तीनों लाइन में तीनों लाइन का स्लोप जो होगा वो क्या होगा? चेक करो, तीनों लाइन का स्लोप क्या होगा? तीनों लाइन का स्लोप जो होगा दैट विल बी, एक काम करते हैं ना, ये पहली वाली लाइन जो है, ये वाली लाइन, इसका इंक्लिनेशन मैं θ1 कर देता हूँ, इसका इंक्लिनेशन θ2 कर देता हूँ, और इसका इंक्लिनेशन θ3 कर देता हूँ। आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो, नॉर्मल सी बात है इस बड़े से फिगर में कंफ्यूज होना, क्योंकि कंफ्यूज हो जाता है इंसान, क्योंकि 3 बड़ी बड़ी लाइन्स है ना।
डरो मत। देखो पहली लाइन ये वाली है L1, दूसरी लाइन है L2 और तीसरी लाइन है ये L3। बस 3 लाइनें, तीनों जहाँ पर भी इंटरसेक्ट कर रही है वहाँ पे एक ट्राइंगल बन जा रहा है, बिकॉज दे आर नॉट पैरेलल। तीनों पैरेलल थोड़ी, तीन में से कोई भी दो पैरेलल नहीं है। सो इट इज फॉर्मिंग ए ट्राइंगल। नाउ व्हाट वी नीड टू डू, हमको निकालना है इस ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, देखो कैसे निकालेंगे। देखो सबसे पहले ना आप कोई एक एंगल पकड़ लो, जैसे कि एंगल ए पकड़ लिया अपन ने, तो ये एंगल ए कैसे निकलेगा? एनीवन, एंगल ए कैसे निकलेगा? थोड़ा सा ध्यान से सोचना पड़ेगा ना। मैं काम करता हूँ, ये जो यस, ये वाली जो साइड है ना, इसको थोड़ा सा नीचे बना देता हूँ क्या? ज़्यादा नीचे नहीं हो पाया। चलो ऐसे ही रहने दो। देखो थोड़ा सा फिगर मुश्किल हो गया, बट अगर आप फील कर पा रहे हो तो मैं आपको ऐसे फील कराता हूँ कि ये वाली लाइन का इंक्लिनेशन कितना है? θ1। ठीक है। अच्छा आप लोग है ना, थोड़ा सा स्टार्टिंग में डर लगेगा आपको, बाद में मैं आपको इसका शानदार ट्रिक बताऊंगा, बिना सोचे इसका आंसर आता है। बट पहले अपन देखें तो कर क्या रहे। तीन लाइन अगर इंटरसेक्ट कर रही है तो तीनों के बीच का एंगल निकालना है अपने को। समझ में आ गया ना टारगेट क्या है? वी हैव टू फाइंड द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल्स। तो आप देखिए पहली वाली लाइन जो है θ1 वो मैंने बना दी, दूसरी वाली लाइन जो है θ2 वो मैंने बना दी, और तीसरी लाइन θ3 वो पहले जैसी बनी हुई थी वैसे ही बना दूँ क्या? ऐसे ही रहने दो इसको, है ना, लेट इट बी दिस वे। तो जो θ1 है और θ2 है, दो दो लाइन देखते हैं, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, इनके बीच में एंगल क्या आ रहा है? ये वाला एंगल θ1 है और ये θ2 है। तो इनके बीच में जो एंगल आ रहा है θ1 और θ2 के बीच में, वो ये वाला एंगल आ रहा है। चेक कर रहे हो आप? दिस एंगल सी, ये एंगल सी आ रहा है इनके बीच में, है ना। तो एंगल सी आप कैसे निकालोगे? देखिए अपन क्या करते हैं, यहाँ पे एक डमी एक्स एक्सिस बनाते हैं, डमी एक्स एक्सिस, और ये वाला एंगल ऑब्वियस सी बात है θ1 होगा, क्योंकि ये θ1 है ना, करस्पॉन्डिंग एंगल होते ना, पढ़ा है ना बचपन में करस्पॉन्डिंग एंगल, ये दोनों θ1 होंगे। अच्छा अगर ये θ1 होंगे तो क्या आप मुझे ये बता सकते हो कि ये वाला एंगल θ2 होगा? ये वाला एंगल θ2 होगा ना। ओके, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल आ रहा है वो कितना हो जाएगा? ये वाला एंगल θ2 माइनस θ1। आ रही बात समझ? मतलब तो ये वर्टिकली ऑपोजिट है, तो ये भी θ2 माइनस θ1 हो जाएगा, ये और ये वर्टिकली ऑपोजिट है। तो पहली बात तो एंगल सी निकल के आया अपने पास क्या? θ2 माइनस θ1। ओके, अब एंगल बी निकालते हैं। एंगल बी कैसे निकालेंगे अपन? एंगल सी θ2 माइनस θ1 है, यहाँ लिख देता हूँ मैं। एंगल बी और एंगल ए भी निकाल लेंगे। निकाले? चलो कोशिश करते हैं एंगल बी निकालने की। तो एंगल बी कैसे निकालेंगे, ये मिटा रहा हूँ मैं। एंगल बी के लिए मैंने क्या करा, पहले तो देखा ये कौन सी दो लाइन को इन्वॉल्व कर रहा है। अब ध्यान से देखो, आसान है, बड़ा आसान है। अभी ध्यान से देखो आप, L2 और L3 के बीच में बी बन रहा है ना, तो मैंने L2 को ऐसे बनाया और L3 को ऐसे बनाया। ठीक है, और ये एक्स एक्सिस है, यहाँ पे डमी एक्स एक्सिस बना देता हूँ एक कंस्ट्रक्शन के तौर पे, ताकि मेरे को समझ में आए कि चल क्या रहा है। ओके, तो कैन यू से दैट दिस होल एंगल इज θ3, क्योंकि ये वाला एंगल भी θ3 है। ओके नाइस, आगे देखते हैं। और थोड़ा मुश्किल लग रहा है ना,
कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं आपको एक शानदार ट्रिक बताऊंगा इसका एंड में, बहुत आसान है ये। थीटा थ्री हो गया, और क्या था भाई, L1 है ना, ये L1 है और ये L3 है, तो L1 का एंगल है θ1, तो डमी एक्स एक्सिस के साथ भी θ1 होगा, क्योंकि एक्स एक्सिस के साथ θ1 है तो ये भी θ1 हो गया, और दोनों के बीच में एंगल जो होगा वो ये वाला एंगल है, दोनों के बीच में एंगल जैसे यहाँ पर ये वाला था ना एंगल सी, वहाँ पर यहाँ पर इनके बीच का एंगल जो होगा वो ये होगा एंगल बी। दिख रहा है आपको, ये रहा L1 और ये रहा L3, इनके बीच में जो एंगल आ रहा है वो है ये A। तो L1 और L3 के बीच में आ रहा है A, ये वाला एंगल आ रहा है ना, थोड़ा सा दिक्कत गई देखने में, लेकिन ये वाला एंगल आ रहा है। तो हाउ डू वी फाइंड दिस एंगल? ये वाला एंगल कैसे निकालेंगे अपन, बताइए कोई मुझे। करते हैं कोशिश। तो अपने को ये वाला एंगल निकालना है ना, दिस इज θ1, दिस इज θ1, θ3, एक काम करता हूँ मैं, एक काम करता हूँ कि ये वाला एंगल पूरा जो θ3 है ना, हाँ देखो करना क्या है अपने को कि हमें ये रेड वाला एंगल निकालना है, ठीक है, ये रेड वाला एंगल निकालना है। तो ये रेड वाला एंगल कैसे निकालेंगे हम लोग? तो इस रेड वाला एंगल इस θ3, चेक करना, ये पूरा बड़ा वाला एंगल माइनस ये छोटा सा एंगल, वो हटा दो तो आपके पास आ जाएगा। तो ये रेड वाला एंगल क्या आ जाएगा, θ3 माइनस θ1। अभी जितना भी डिफिकल्ट लगे आपको, बाद में उतना ही आसान लगेगा, ठीक है। मैं मानता हूँ ये टॉपिक थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। तो ये वाला एंगल अगर अपने पास रेड वाला आ गया, तो ये वाला ग्रीन वाला भी आ जाएगा ना अपने को, तो ये ग्रीन वाला निकालना है, दिस इज द एंगल ए। तो ये ग्रीन वाला एंगल क्या आ जाएगा, रेड वाले का 180 माइनस, अरे रेड और ग्रीन दोनों सप्लीमेंट्री है ना, तो दिस इज पाई माइनस रेड, दैट इज θ3 माइनस θ1, ठीक है, पाई माइनस θ3 माइनस θ1। तो एंगल ए आ गया पाई माइनस θ3 माइनस θ1, ठीक है। ओके, अब एंगल बी कितना आएगा वो भी देख लेते भाई, अलग हेडेक का काम है, एंगल बी भी देख लेते हैं। इतना लिखो पहले आप, प्लीज़ राइट इट डाउन, मैं वीडियो पॉज कर रहा हूँ, इतना लिख लो आप। एंगल बी भी निकाल देते हैं। तो एंगल बी किस किस के लिए साथ बन रहा है, L2 और L3 के साथ ना, तो L2 और L3 को मैंने बनाया, ये रहा L2 और ये रही L3, ठीक है, ये एक्स एक्सिस थी, तो ये यहाँ पे डमी एक्स एक्सिस बना देता हूँ। मेरे को कौन सा एंगल चाहिए, ये अंदर वाला एंगल चाहिए ना इनका, आई वॉन्ट दिस एंगल, ओके। तो ये एंगल कैसे निकालेंगे देखते हैं, देखते देखते। इसका एंगल एक्स एक्सिस के साथ θ2 बन रहा है, ये एंगल जो है वो θ2 बन रहा है, और ये वाला एंगल θ3 बन रहा है, ठीक है। तो ये पूरा एंगल ये भी θ3 होगा, जाहिर सी बात है, और ये वाला एंगल θ2 होगा। तो ये वाला एंगल अपने को रेड वाला चाहिए, तो रेड वाला एंगल तो 2 सेकंड में आ गया ना, रेड वाला एंगल कितना आ गया, θ3 माइनस θ2, ठीक है। तो ये रेड वाला ही बी एंगल है, θ3 माइनस θ2, ठीक है। तो ए बी सी आ गया मेरे पास बहुत मेहनत के बाद। अब आप लोग बोलोगे कि सर हम लोग इतना मेहनत करेंगे क्वेश्चन में तो कैसे जेई का पेपर निकलेगा, सही बात है ना, इतना मेहनत अगर आपको करना पड़ा क्वेश्चन पेपर में तो कैसे जेई का पेपर निकलेगा, निकाल सकते हैं। देखो मैं पहले तो आपको है ना बता रहा हूँ कि आपको करना क्या है, आपको इनका टेंजेंट निकालना है, ए बी सी का टेंजेंट निकालना है, राइट, टेंजेंट ऑफ ए बी सी, एंगल ए बी सी जो इंटीरियर एंगल बन रहे हैं उनका टैन वैल्यू निकाल लो। कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, लिखते जाइए मेरे साथ, टैन ए निकालेंगे। बताइए ए एंगल कितना है, जल्दी बताओ, देखो ए एंगल ये है ना, तो ए एंगल आ जाएगा टैन ऑफ पाई माइनस θ3
माइनस थीटा 1, ठीक है। अच्छा साकेत मेरे को बताओ tan पाई माइनस थीटा क्या होता है? tan पाई माइनस थीटा क्या होता है? साकेत प्रेजेंट हो एब्सेंट हो? क्लास में तो आए थे तुम। माइनस tan थीटा, ओके। तो ये माइनस tan थीटा होता है। तो tan पाई माइनस एनीथिंग इज माइनस tan माइनस दैट थिंग, तो माइनस ऑफ tan थीटा। तो ये पूरा थीटा का काम कर रहा है ना, तो थीटा 3 माइनस थीटा 1, ओके। तो tan ऑफ थीटा 3 माइनस थीटा 1 लिखा हुआ है यहाँ पे। ओके तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, tan ऑफ थीटा 3 माइनस थीटा 1। फॉर्मूला लिखो tan ऑफ a माइनस बी का, तो tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, ठीक है। tan b कितना हो जाएगा, थीटा 3 माइनस थीटा 2, तो tan ऑफ थीटा 3 माइनस थीटा 2 तो हो जाएगा tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, ओके। अच्छा इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? देखो ये m3 है और ये m1 है ना। आपको पता है ना थीटा 1 किसका इंक्लिनेशन है, लाइन 1 का, तो वो लाइन 1 का स्लोप हो गया और ये लाइन 2 का स्लोप हो गया। तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, m3 माइनस m1, और बाहर माइनस है तो इसलिए m1 माइनस m3, m1 माइनस m3 अपॉन 1 प्लस m1 m3, ठीक है। ये हो जाएगा m3 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m3 m2, और tan c कितना हो जाएगा, tan c हो जाएगा थीटा 2 माइनस थीटा 1 का tan वैल्यू, तो tan ऑफ थीटा 2 माइनस थीटा 1, तो दिस विल बी tan a माइनस tan b, फॉर्मूला लगा रहा हूँ, अपॉन 1 प्लस tan a tan b। तो tan a माइनस tan b मतलब m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m2 m1, इज इट ओके? ये 3 फॉर्मूले आपको रट लेना है। अगर मैं ऐसा बोलूँगा तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा कि सर कहाँ से अपन ये सब रटेंगे। मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, पहले इतना लिख लो, फिर अपन इसका ट्रिक देखेंगे, शानदार सा ट्रिक। पहले तो मैं समझा दूँ कि अपन ने किया क्या अभी तक। अपन ने क्या किया है कि 3 लाइन अपने पास, तीनों लाइन की इक्वेशन आपको क्वेश्चन में गिवन होगी, समझ में आ रहा है? तीनों लाइन की इक्वेशन क्वेश्चन में गिवन होगी। तो आपको करना क्या है, इनका इंटीरियर एंगल फाइंड करना है। तो इंटीरियर एंगल फाइंड कैसे करते हैं, ABC इंटीरियर एंगल है, वो फाइंड कैसे करते हैं वो अपने को पता है। अब तीनों लाइन अगर क्वेश्चन में गिवन है हमें, है ना, तीनों लाइन अगर क्वेश्चन में गिवन है तो आप इंटीरियर एंगल ऐसे निकालोगे, ये A एंगल इंटीरियर है, ये B एंगल इंटीरियर और ये C एंगल इंटीरियर के tan वैल्यू निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया। लेकिन क्या ये फॉर्मूला हमें याद रहेगा? हो सकता है याद रह जाए, क्योंकि इट इज़ नॉट वेरी डिफिकल्ट। क्योंकि देखो ना m1 माइनस m3, यहाँ पे m3 माइनस m2, यहाँ पे m2 माइनस m1, ठीक है, बिल्कुल याद रह सकता है। ट्रिक क्या है वो मैं आपको समझाता हूँ। जो ट्रिक है बहुत शानदार है कि आप क्या करो कि सबसे पहले तो सबसे पहले क्या करो, रीनेम और अरेंज द लाइंस L1, L2, L3 डिपेंडिंग अपॉन कि M1, M2 और M3 में कौन बड़ा है ना। तीनों लाइन में देख लो किसका स्लोप सबसे बड़ा है। क्या बोला मैंने, तीनों लाइन में चेक कर लो किसका स्लोप सबसे बड़ा है। आ रही बात समझ में? सबसे बड़ा स्लोप अगर M1 का है तो उस M1 वाली लाइन को L1 बोल दो। सबसे उसके बाद बीच वाला स्लोप अगर M2 है ना, तो जिसका भी स्लोप बीच में आ रहा है उसको L2 कह दो, जिसका सबसे छोटा स्लोप आ रहा है उसको L3 कह दो। आ रही बात समझ में आपको,
है ना। तो देखो जितनी भी मुश्किल चीज़ मैं पढ़ाऊंगा उसको हमेशा सिंप्लीफाई करके ही जाऊंगा, आपको कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि इम्पॉसिबल पढ़ा दिया सर ने। ठीक है, सबसे बड़े स्लोप वाले को आप L1 बोल दो, सबसे बीच वाले को M2 और सबसे छोटे वाले को M3। ठीक है, अच्छा नाउ अपने को फाइंड क्या करना है, अब अपने को फाइंड ये करना है टेंजेंट ऑफ इंटीरियर एंगल। टेंजेंट ऑफ इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स क्या है, ABC। तो आप है ना, देखो ये लाइन 1 लाइन 2 लाइन 3 आपके ऊपर है भाई कि A एंगल किसको बोल रहे हो, B एंगल किसको बोल रहे हो, C एंगल किसको बोल रहे हो, है ना, आपके ऊपर। क्वेश्चन वाले ने आपसे ज़बरदस्ती थोड़ी करी कि इसको ही ये बोलना है, इसको ही भी बोलना है, वो तो आपकी मर्जी। तो हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले tan A निकालेंगे। ठीक है, और tan A का फॉर्मूला पता है क्या हो जाएगा, सामने देखिए, देख रहे हो हर कोई भी ऐसा बच्चा जो नहीं देख रहा है अगर, आप पढ़ेगा, देखो tan A का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1 2। tan B का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यही शानदार ट्रिक है, B अपने ऊपर है भाई, मर्जी है मेरी मर्जी। B हो जाएगा 2 3, नहीं समझ में आया ना ये 2 3 क्या है बताता हूँ, और C हो जाएगा 3 1। पहले तो ये साइक्लिक ऑर्डर देखो, 1 2 2 3 3 1, ये साइक्लिक ऑर्डर समझ में आ रहा है, 1 2 3 का साइक्लिक ऑर्डर है। मैं आपको साइक्लिसिटी स्टार्टिंग से समझाते आ रहा हूँ, 1 2 2 3 3 1। ठीक है, 1 2 का मतलब क्या हो गया, देखो M1 माइनस M2 अपॉन 1 प्लस M1 M2, खत्म, ये tan A आ गया। जो भी एंगल A होगा, मैंने खुद से ही मानना है A एंगल, उसको आप बोल दो M1 माइनस M2 अपॉन 1 प्लस M1 M2। एंगल B को बोल दो M2 माइनस M3 अपॉन 1 प्लस M2 M3, और C एंगल को बोल दो M3 माइनस M1 अपॉन 1 प्लस M3 M1, खत्म। साइक्लिक ऑर्डर में सारे एंगल्स का tan लिखा जा सकता है। तो जो A एंगल है उसका tan लिख दो 1 2, B एंगल का tan लिख दो 2 3, और C एंगल का tan लिख दो 3 1, खत्म। खत्म, आपको कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि ये ABC तो मेरी मर्जी थी भाई, किसी को भी मैं कोई भी नाम दे दूँ, अब मैं कुणाल को आयुष बोल दूँ, आयुष को कुणाल बोल दूँ, तो मेरी मर्जी भाई। हाँ ऑब्वियसली वो चीज़ गलत होगी करना, लेकिन पैदा होते ही बात कर रहा हूँ, मेरी मर्जी, नाम तो मैं कुछ भी रख सकता हूँ। तो मैंने इनका पैदा होते ही नाम ABC रख दिया, और ऐसे रखा है कि A एंगल जो है वो 1 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब M1 माइनस M2 अपॉन 1 प्लस M1 M2। तो ये जो अपन ने 3 फार्मूले पढ़े, इनमें कोई भी सीक्वेंस या पैटर्न नहीं आ रहा था, लेकिन मैंने जो आपको 3 फार्मूले बताए इनमें सीक्वेंस या पैटर्न आ रहा था। आप क्वेश्चन करेंगे तो ही फीलिंग आएगी, इतना आप पहले लिख लो, फिर आपको मैं क्वेश्चन कराता हूँ। लिखो लिखो, जब तक मैं कलर रंग बिरंगी लगा रहा हूँ। लिख लिया आपने, क्वेश्चन करता हूँ मैं, देखो एक बार में पूरा कंसेप्ट आपको समझ में आ जाएगा करना क्या है। देखिए, इफ ए ट्रायंगल ABC, if a triangle ABC is formed by the lines is formed by the lines 2x plus y minus 3 equals to 0 and x minus y plus 5 is equal to 0 and 3x minus y plus 1 is equal to 0, then obtain the tangents of interior angles of the triangles।
ठीक है, तो देखो सबसे पहले अपने पास 3 लाइन है, हमारे पास 3 लाइन है। सबसे पहली लाइन है 2x प्लस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0, x माइनस वाई प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और 3x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दिख रहा है आपको? सबको ही लिखना छोड़ दो प्लीज़, स्टॉप राइटिंग, स्टॉप राइटिंग। क्या आप मेरे को इसके स्लोप बता सकते हो? m। देखो पहली, अच्छा एक काम करते हैं, ठीक है, बारी बारी से स्लोप पूछता हूँ। मेरे को पीयूष आप बताइए इसका स्लोप। 2 हाँ 1 मिनट रुकिएगा, है ना। हाँ 2 है इसका स्लोप। इसका स्लोप, अबे पहली वाली लाइन का स्लोप -2 है ना, -2 है, -2 दूसरी वाली लाइन का 1 और तीसरी वाली लाइन का 3 कौन सा स्लोप सबसे बड़ा है? 3x minus y plus 1 equals to 0 तो इसको मैं m1 बोल रहा हूँ। और उसके बाद नेक्स्ट स्लोप क्या है? 2, और सबसे छोटा ये है। नेक्स्ट स्लोप है 1 मतलब, है ना, और उसका सबसे छोटा स्लोप है ये। तो सबसे बड़े वाले स्लोप को m1 बोला, सेकंड वाले को m2, तीसरे वाले को m3, है ना। तो तीनों लाइन जो भी बनेगी यार, जैसे भी बनेगी तीनों लाइन, उन तीनों लाइन के बीच का अंदर का एंगल निकालना है अगर आपको, तो आप क्या करो ना, जो सबसे बड़ा वाला स्लोप है, सबसे बड़ा वाला स्लोप है उसको m1 कह दो, सबसे छोटे उसके नेक्स्ट वाले को m2, फिर उसके सबसे छोटे वाले को m3। अब उन तीनों लाइन के बीच में जो भी एंगल बन रहा होगा, जो भी एंगल बन रहा होगा, उसमें से ए एंगल उसको कह दो, ए एंगल उसको कह दो जो 1 लाइन और 2 लाइन बना रही होगी। खत्म, बात समझ में आ रही है? और बी एंगल उसको कह दो 2 3 वाले को, और सी एंगल कह दो 3 1 वाले को। करके देखते हैं, करेंगे तो ही मजा आएगा। देखिए तो एंगल ए, tan ए का वैल्यू हो जाएगा m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। तो m1 माइनस m2 क्या हो जाएगा? 3 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस, देखो ना, अरे यार m1 m2 अपने सामने है ना, तो 3 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 3 इंटू 1, तो कितना आ जाएगा? 2 अपॉन 4, दैट इज हाफ। तो tan ए आ गया मेरे पास हाफ। tan बी कितना आ जाएगा? बी उसको बोल रहा हूँ मैं 2 3 वाले को, तो 2 3 मतलब 2 माइनस 3 m2 माइनस m3 अपॉन 1 प्लस m2 m3। लिख डालो उसको। तो m2 कितना है? 1, m3 कितना है? -2, तो 1 माइनस -2 अपॉन 1 प्लस 1 इंटू -2, तो यह आ जाएगा 3 अपॉन -1 विच इज़ -3। आ रही बात समझ में? तो एंगल बी, जो ट्रायंगल बनता उसका एंगल बी, जो भी एंगल होगा उसका tan वैल्यू -3 आ रहा है। और एंगल सी देखते हैं, एंगल सी क्या हो जाएगा? 3 1 मतलब m3 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m3 m1। तो m3 कितना आ रहा है बेटा? m3 आ रहा है -2 माइनस m1 कितना है? 3 अपॉन 1 प्लस m3 -2, m1 कितना है? 3। ये m3 माइनस m1 लिखा है ऊपर, है ना, -5 अपॉन 1 माइनस 3 2 6, तो -5 अपॉन -5, ये कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। ठीक है, तो जो ट्रायंगल बनता उस ट्रायंगल में एक एंगल ऐसा है, देखो प्लीज आगे देखो, एक एंगल ऐसा है जिसका tan वैल्यू हाफ है, एक एंगल ऐसा है जिसका tan वैल्यू -3 है, उस एंगल को मैंने B कह दिया है। और एक एंगल ऐसा है जिसका tan वैल्यू 1 है, उस एंगल को मैंने C कह रखा है। आपको बात समझ में आ रही? तो आपको इंटीरियर एंगल निकालना था ना, आपको करना कुछ भी नहीं है, बस उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, और 1 2 2 3 3 1 खत्म। बस इसी ऑर्डर में आपको tan A tan B tan C निकाल लेना है। ये tan A tan B और tan C। ओके प्लीज़ वेट, मेरे सिस्टम की बैटरी लो है, जस्ट वेट फॉर अ मिनट। अभी ठीक है, ये लिख लिया आपने? चलो लिख लो, आपको मैं टाइम देता हूँ लिखने का। अच्छा, जो एंगल बने अपने पास ABC, आगे देखो, हर बच्चा आगे देखेगा, जो एंगल बना है अपने पास, उस ए एंगल का tan वैल्यू कितना रहा? हाफ।
मतलब वो जो एंगल बना होगा, अरे यार एक ट्रायंगल बना है ना, उस ट्रायंगल में एक एंगल होगा ए, वो जो एंगल बना उसका tan वैल्यू हाफ आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ है कि ये वाला एंगल जो है वो एक्यूट होगा, क्योंकि tan वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है। यहाँ पे tan वैल्यू नेगेटिव आ रहा है, मतलब ये ट्रायंगल में ये वाला एंगल ऑब्ट्यूज आ रहा है और ये वाला एंगल एक्यूट आ रहा है। तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि ट्रायंगल में एक एंगल ऑब्ट्यूज है और दो एंगल एक्यूट है? एक ऑब्ट्यूज है, दो एक्यूट है, तो ट्रायंगल ओवरऑल क्या होगा, ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल होगा। ठीक है, अच्छा, कंडीशन ऑफ कॉन्करेंसी। ठीक है, कंडीशन ऑफ कॉन्करेंसी देखिए, हमारे पास तीन लाइन है। पहली लाइन L1, दूसरी लाइन है L2, L1 L2 और तीसरी लाइन है L3। यार एक बात बताओ प्लीज़, आप लोग ऊपर वाला लिख चुके हो ना, ज़्यादा मुश्किल भी नहीं था, जल्दी जल्दी लिख लिया होगा। अब नीचे वाला ये देखिए, नया कंसेप्ट है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है ये, वेरी इंपॉर्टेंट, अल्ट्रा इंपॉर्टेंट। अच्छा एक बात बताओ, मान लो आपकी क्लास में तीन दोस्त हैं, है ना, तीन दोस्त का नाम मैं ले लेता हूँ कोई भी रैंडम, सुयोग, विनायक और आर्यन, सुयोग, विनायक और आर्यन, है ना। तो ये सुयोग, विनायक और आर्यन, क्या प्रोबेबिलिटी है? अच्छा एक बात बताओ कि इस बात की चांस कि सुयोग और विनायक रेलवे स्टेशन में मिल जाए, पुणे रेलवे स्टेशन में ये दोनों आपस में मिल जाए, अरे वाह का तू यहाँ क्या कर रहा है भाई, वो भी बोले तू यहाँ क्या कर रहा है, समझ रहे हो, तो सुयोग और विनायक एक रेलवे स्टेशन में मिल जाए, दिस इज पॉसिबल है ना, क्योंकि दो लोग एक जगह मिल सकते हैं, बिल्कुल मिल सकते हैं, लेकिन इस बात की संभावना काफ़ी कम होगी कि उसी रेलवे स्टेशन में उसी वक्त तीसरा दोस्त भी आ जाए, आर्यन, और वो तीनों बोले कि अरे तुम दोनों यहाँ पे, समझ रहे हो, तो तीन दोस्तों की एक ही साथ एक ही जगह मिलने की संभावना क्या होती है, कम होती है ना, कम होती है। दो लोग मिल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, आप ऐसा कोई भी एक रैंडम दोस्त जो है आपका, वो आपको कहीं पे भी मिल सकता है, लेकिन दो रैंडम दोस्त मतलब तीन दोस्त आपस में एक ही जगह एक ही समय पे मिल जाए, इसकी संभावना काफ़ी कम होती है। आपको बात समझ में आ रही है इस चीज़ की? तो ये काफ़ी अद्भुत घटना होती है कि तीन दोस्त एक ही साथ एक ही जगह एक ही समय मिल जाए, इसकी संभावना काफ़ी कम होती है और ये काफ़ी अद्भुत घटना होती है। उसी तरह की घटना यहाँ पे लाइन के साथ भी है। दो लाइन एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर सकती है, बिल्कुल चांसेस काफ़ी हाई होते हैं, क्योंकि इफ़ दे आर नॉट पैरेलल देन दे आर डेफिनेटली गोइंग टू इंटरसेक्ट। बट इस बात की चांस कि तीसरी लाइन भी उन्हीं के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से गुजर जाए, इसकी संभावना काफ़ी कम होती है, क्योंकि वो तीसरी लाइन जो है गुजरने को तो ऐसे साइड से भी गुजर सकती है, यहाँ से भी गुजर सकती है, कहीं और से भी गुजर सकती है, लेकिन वो इन्हीं के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से गुजरे, इन्हीं के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से गुजरे, उस बात की संभावना काफ़ी कम होती है। मतलब मैं आपको प्रोबेबिलिटी नहीं सिखा रहा हूँ, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये घटना जो है, तीनों लाइन का एक साथ मिलना, इंटरसेक्ट करना, ये बड़ा अद्भुत है। पहले तो आप इसको अप्रिशिएट करो कि ये कितनी अद्भुत चीज़ है जो अपन पढ़ने जा रहे हैं, कि तीन लाइन एक ही साथ एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, अच्छा, अगर वो इंटरसेक्ट कर रही है एक ही पॉइंट पे, तो दे आर कॉल्ड कॉन्करेंट। क्या कहलाती है? लाइन्स आर कॉल्ड कॉन्करेंट। लाइन्स आर कॉल्ड कॉन्करेंट व्हेन दे इंटरसेक्ट एट द सेम पॉइंट। इज दैट ओके? तो लिखिए लाइन्स आर called concurrent if they intersect। मैंने अटेंडेंस ले ली है, स्टार्टिंग में जितने बच्चे थे उसमें से 3 बच्चे कम हैं, है ना, तो मैं तीनों से बात करूंगा अभी क्लास के बाद। कॉन्करेंट इफ द इंटरसेक्ट, ठीक है, लाइन्स आर कॉल्ड कॉन्करेंट इफ द इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट। इज दैट ओके? तो L1 L2 L3, अच्छा क्या कंडीशन, अब कुछ तो ऐसी कंडीशन होनी चाहिए ना कि ऐसा कुछ अद्भुत सिनेरियो हो जाए अपने जीवन में, भाई कुछ तो ऐसा, मतलब चमत्कार होना चाहिए ना, ताकि L1 L2 L3 एक ही पॉइंट पे मिले। तो क्या कंडीशन है, व्हाट इज द कंडीशन सो दैट L1 L2 एंड L3 आर कॉन्करेंट? तो L1 की इक्वेशन में मान लेता हूँ A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0, और A2 B2 C2 इसकी इक्वेशन मान लेते हैं A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल्स टू 0, और A3x प्लस B3y प्लस C3 इक्वल्स टू 0 इसकी इक्वेशन मान ली मैंने L1 L2 L3 की।
इज दैट ओके? अब ये तीनों को अगर मेरे को कॉन्करेंट बताना है, या फिर अगर इन तीनों को कॉन्करेंट होना है, इफ द लाइंस आर कॉन्करेंट, इफ L1, L2, L3 आर कॉन्करेंट, तो पता है क्या होता है? इस अद्भुत घटना को घटाने के लिए इन तीनों को कॉन्करेंट होना है, इन तीनों को कॉन्करेंट होना होगा, तो क्या करना पड़ेगा? देखो ये L1 L2 कोई भी दो लाइन को आप सॉल्व कर लो, कोई भी दो लाइन को आप सॉल्व कर लो। अरे यार, दो लाइन को सॉल्व करके क्या मिलता है? उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। मान लो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया 1,2। अरे मान लो, मानने में क्या जा रहा है? पैसे लग रहे हैं क्या? ये जो 1,2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया है, यही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तीसरी लाइन को सेटिस्फाई करना चाहिए, L3 को। तीसरी लाइन भी यहीं से गुजर रही होगी ना, तो तीसरी लाइन जो है वो इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से गुजरनी चाहिए। तो दो को सॉल्व करो, जो भी पॉइंट आ रहा है उसको तीसरे में डाल के देख लो, और डाल के देखोगे तो सेटिस्फाई करना चाहिए। और अगर क्वेश्चन में ही गिवन है कि कॉन्करेंट है, तो फिर तो दो को सॉल्व करके तीसरे में डाल दो, खत्म, आ जाएगा आपके पास आंसर, है ना? अच्छा, इफ L1 L3 आर कॉन्करेंट, देन क्या लिखेंगे? वही चीज को अंग्रेजी में, सॉल्व एनी टू लाइन्स and satisfy their solution in the third line. ठीक है, कोई भी दो लाइन को आप सॉल्व कर लो और उसको थर्ड लाइन में डाल दो। आ रही है क्या बात समझ में? पक्का? अच्छा, पता है आपको, या तो आप ऐसे करो, एक और चीज बताता हूं, अगर अपन ऐसा करते ना, बाय डूइंग दिस हमको क्या मिलता है? वी गेट, देखो, तीन लाइन को सॉल्व करते हैं, अगर तीन लाइन को अगर हम सॉल्व करते हैं, तो बेसिकली आप दो को सॉल्व कर रहे हो और उसका आंसर तीसरे में डाल रहे हो। ऐसा करने से पता है एक जादुई डिटर्मिनेंट बनता है, वी गेट अ मैजिकल डिटर्मिनेंट। आप चाहो तो डायरेक्टली उसको भी अप्लाई कर सकते हो। ये डिटर्मिनेंट बनता है A1 B1 C1, इन्हीं के कोएफिशिएंट वाला, A2 B2 C2 और A3 B3 C3, और ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 आ जाता है। जब आप ये तीनों लाइन को सॉल्व करते हो ना, तो इन तीनों का डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 आ जाता है, कोएफिशिएंट का डिटर्मिनेंट वैल्यू। ठीक है, तो इसको, है ना, इसका वैल्यू 0 आ जाता है, इसको हम कहते हैं कंडीशन ऑफ कॉन्करेंसी। कंडीशन ऑफ कॉन्करेंसी मतलब आपको जीवन में कभी भी ऐसा क्वेश्चन आया कि तीन लाइन कॉन्करेंट है, तो क्या करो? तीनों के कोएफिशिएंट का डिटर्मिनेंट बनाओ और 0 से इक्वेट कर दो, खत्म, कुछ सोचना ही नहीं है। हाँ, आप गरीबों की तरह सॉल्व कर सकते हो कि किसी दो लाइन को सॉल्व करा, आंसर तीसरे में डाला, बिल्कुल वो भी कर सकते हो, लेकिन ज़्यादा अच्छा ये तरीका है ना कि तीनों के कोएफिशिएंट का मैंने डिटर्मिनेंट बनाया, 0 से इक्वेट करा और कॉन्करेंट हो गया भाई, खत्म। ठीक है, दिस इज द कंडीशन ऑफ कॉन्करेंसी। ये 5 स्टार कंसेप्ट है ना, मैं बता रहा हूँ, आपको पीछा नहीं छोड़ेगा, ये 12th क्लास तक पीछा नहीं छोड़ेगा, इसको ध्यान रखिएगा। सिंपल सा क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं आपको होमवर्क के लिए, टाइम हो गया इसलिए अपन क्लास में नहीं करेंगे। फाइंड के इफ द लाइंस, आप लोग खुद से सॉल्व करना है इसको, और डीपीपी नंबर 4 आपका होमवर्क है, पूरी डीपीपी 40 क्वेश्चन है उसमें। फाइंड के इफ द लाइंस x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, kx प्लस 3y इज इक्वल टू 4 आर कॉन्करेंट। ठीक है, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन कॉन्करेंट है, इसकी कंडीशन निकालनी है आपको। फाइंड के का वैल्यू ही निकालना है ना, आसान क्वेश्चन है। ठीक है, सॉल्व खुद से करना है, मैं बता देता हूँ। इसमें A1 क्या हो जाएगा? 1 -1 और -3, ये देखो ना, 3 इस तरफ आएगा तो -3 होगा, 7 इस तरफ आएगा तो -7 होगा, तो 1 1 -7 और K3 -4, K3 -4, ये वाला डिटर्मिनेंट अगर 0 हो गया तो ही लाइंस कॉन्करेंट होगी, बस खत्म। पता है ये जो डिटर्मिनेंट आया इसका प्रूफ क्या है? कि आप कोई भी दो लाइन को सॉल्व करके तीसरे में रखोगे तो आपको ये डिटर्मिनेंट ही मिलता है ना? तो इसको आप ध्यान रखिए, ये होमवर्क इज DPP नंबर 4। ठीक है, तो मैं आपको 1 2 3 के सॉल्यूशन आज दे दूंगा ग्रुप पे, 1 और 2 के तो डेफिनेटली दे दूंगा, 3 के सॉल्यूशन अभी नहीं दूंगा क्योंकि वो डिस्कस नहीं हुई है ना?
तो आपको 4 करके आनी है कल की कल, हर किसी की कंप्लीट होनी चाहिए DPP नंबर 4। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। बाय एवरीवन, थैंक यू।